केमिकल फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, उसमें अब नेक्स्ट हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला। हमने ये पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये नहीं होता कि उसमें हम इंपिरिकल फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। एक्चुअली ये होता है कि फॉर्मूला यूनिट ही इंपिरिकल फॉर्मूला होता है फॉर आयनिक कंपाउंड। बुक में बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि आयनिक कंपाउंड्स ओनली शोज द इंपिरिकल फॉर्मूला। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम एक्सप्लेन करते ही नहीं है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला यूनिट वही इंपिरिकल फॉर्मूला है और उसमें हमें जरूरत नहीं पेश आती मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। उसका इंपिरिकल फॉर्मूला ही फॉर्मूला यूनिट होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन कर लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला विच शोज द होल नंबर रेशियो। कीवर्ड इज द होल नंबर रेशियो। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स की तादाद है उनकी एक खास टिपिकल होल नंबर रेशियो जो होगी, होल नंबर मतलब कोई भी फ्रैक्शंस ना हो, पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं आए, बल्कि होल नंबर्स की फॉर्म में आए, और वो जो सबसे कम या सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगी वो उसका इंपिरिकल फॉर्मूला शो करता है। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनकी तादाद की रेशियो जो शो करता है वो इंपिरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो। लेकिन अगर वो एक्चुअल तादाद शो करता है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर वो एक्चुअल तादाद, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की भी डेफिनेशन इधर लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको डिफरेंस करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि इट इज द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला which shows actual number of atoms present in a compound। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर होल नंबर रेशियो होगी तो वो इंपिरिकल फॉर्मूला, और अगर एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो होगी तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों चीजें, और ये जरूरत हमें सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के साथ पेश आती है। आयनिक कंपाउंड का जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है वही उसका फॉर्मूला यूनिट होता है। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली टर्म यूज करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपलेस्ट रेशियो होती है, और सिंपलेस्ट रेशियो अगर होगी तो वो इंपिरिकल फॉर्मूला ही होगा। इसलिए ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंपिरिकल फॉर्मूला। ये बेटा बुक में लाइन लिखी गई है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। एग्जांपल सबसे पहले जो बुक में दी हुई है, बुक में दी है जी कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। अब इसमें देखें दो तरह के एटम है, कैल्शियम और फ्लोरीन। दोनों में अगर रेशियो देखें तो कैल्शियम 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो 1:2, और यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो अगर यही है तो इसका मतलब कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो सेम होंगे। CaF2 इसमें सिंपलेस्ट रेशियो 1:2, इससे सिंपल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है। उसके बाद अगर बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और इसका इंपिरिकल फॉर्मूला देखें, रेशियो इसकी देखें एटम्स की, तो इसमें भी सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन कितने 2, तो 1:2। इसका मतलब कि इसका भी जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सेम होगा। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि C6H6 बेंजीन। अब बेंजीन में देखें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो क्या है, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, और कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 यानी 6:6। ये इसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है 6:6। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लें, सिंपलेस्ट रेशियो करें तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1:1। ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1 यानी कार्बन भी 1 होगा और हाइड्रोजन भी 1 होगा, तो इसमें कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1।
अब बेंजीन के अंदर ये जो C6H6 है ये कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर कर रहा है, लेकिन जो CH है ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लूकोज C6H12O6 ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो देख लें और नंबर ऑफ एटम्स की अगर रेशियो चेक करें तो कार्बन की तादाद कितनी है 6, हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 6, ये इसमें कंप्लीट नंबर रेशियो। लेकिन इसमें होल नंबर रेशियो करने के लिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रिक्वायर्ड है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, इसको जो सेम नंबर है उन पे डिवाइड कर लेते हैं। क्या ये 6 पर डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 12 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो तीनों को अगर 6 पे डिवाइड करें तो ये 6/6, 12/6, 6/6, ये कैंसिल और 6 × 2 12, तो बचेगी क्या 1:2:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो। और ये अगर सिंपलेस्ट रेशियो है, इसके मुताबिक जो एटम्स की तादाद आएगी वो कार्बन के कितने होंगे, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का भी 1, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा भी और सब बहुत सारी एग्जांपल हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं। अब इस तरह हम इंपिरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात बेटा याद रखिएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ही आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है वही उसका फॉर्मूला यूनिट होता है। अब इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दरमियान अगर रिलेशन हम देखें तो वो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला m.f molecular formula is equal to n into empirical formula, यानी अगर n नंबर को इंपिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। और ये बेटा बात याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला निकालना है, उसमें मौजूद नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो उसके लिए एक प्रोसीजर यूज होता है। बुक में नाम नहीं लिखा, लेकिन याद रखिएगा दिस इज द कंबस्टन एनालिसिस। इंपिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसीजर यूज करते हैं, कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस, ये कंबस्टन एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। बताने का मकसद क्या है कि इंपिरिकल फॉर्मूला सबसे पहले डिस्कवर होता है, सबसे पहले तैयार क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का। इंपिरिकल फॉर्मूला आने के बाद फिर उसमें मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देखे जाते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड किया जाता है। इंपिरिकल फॉर्मूला बाय एक्सपेरिमेंट आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला से ही ड्राइव किया जाता है। अब इंपिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग दी नंबर n। और नंबर n क्या है, n का फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू, n जो नंबर है वो किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला mass, इंपिरिकल फॉर्मूला mass ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर mass हमें अलग से पता होता है, मॉलिक्यूलर mass किसी भी कंपाउंड का हमें अलग से पता होगा कि इसका कितना मॉलिक्यूलर mass है, क्योंकि वो तो हमें एटॉमिक mass से पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मॉलिक्यूलर mass इसका निकालें, जैसे कि ग्लूकोज का, इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो कार्बन का हमें पता है 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, इनको सम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 180। जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का वो 180 है, तो इधर 180 लिख देते हैं, 180 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है।
इंपिरिकल फॉर्मूला कहां से आएगा? कंबस्टन एनालिसिस से। इंपिरिकल फॉर्मूला इसका क्या जी? CH2O। इसका मैथ कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 2, 12 प्लस 2 कितने? 14, और ऑक्सीजन के 16, 14 प्लस 16 कितने हो गए? 30। तो 30 इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मैथ है, ये 30। इंपिरिकल फॉर्मूला मैथ का मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला में मौजूद जितने एटम है सबके एटॉमिक मैसेज को सम करके आता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मैथ जो होता है वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मौजूद जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सबके एटॉमिक मैसेज को सम करके जो आता है। अब 180 को 30 पे डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आएगा? 6। यानी इसमें n की तादाद कितनी है? 6। अगर n की तादाद देखें, इंपिरिकल फॉर्मूला इसका ग्लूकोज का CH2 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा फिर क्या रेशो बन जाएगी? 6:12:6। तो ये बेटा हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन थी और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है, डिफरेंशिएट किया एक्चुअली। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इंपिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन, साथ में उसकी कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की पूछ ले तो इसमें डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ये रिलेशन लाजमी याद रखिएगा, हाउ इंपिरिकल फॉर्मूला इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये इसका रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला nth नंबर ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। बाकी ये सारी चीजें केमिकल फॉर्मूले की टाइप्स हैं। केमिकल फॉर्मूले के 2 कंपाउंड्स के जरिए शो करते हैं हम, कंपाउंड आयनिक और कोवलेंट। कोवलेंट के लिए मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल फॉर्मूला 2 टर्म यूज की जाती है। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट टर्म यूज की जाती है। नो डाउट उसके लिए इंपिरिकल फॉर्मूला ही फॉर्मूला यूनिट होता है, लेकिन उसके लिए टर्म यूज कौन सी की जाती है? फॉर्मूला यूनिट। इसलिए हम उसमें इंपिरिकल फॉर्मूला कॉमनली नहीं लिखते, हालांकि उसका इंपिरिकल फॉर्मूला ही फॉर्मूला यूनिट के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड से आगे एक्सप्लेन किया गया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपिरिकल फॉर्मूला से कैसे डिराइव करना है, तो वहां पर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और वहां पर यह भी एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल देकर कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये भी बेटा एक एग्जाम्पल है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला था वो HO होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? HO। अगर हमें ये HO, ये इंपिरिकल फॉर्मूला दिया जाए और साथ में मॉलिक्यूलर मास ये वाला ये दिया जाए तो हम इजीली किसी भी फॉर्मूला के लिए n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। जी, अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड HO, उसने कहा कि ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है और वो कहता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी इसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो इसका है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 34 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास 34 ग्राम पर मोल है। हाइड्रोजन HO, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो इंपिरिकल फॉर्मूला है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इंपिरिकल फॉर्मूला उसने खुद दे दिया, ये जी HO है, ये हमें पता है। अब इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब n किसके बराबर है? n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इसका n इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 34। अब इंपिरिकल फॉर्मूला मास ये कैसे आता है? इंपिरिकल फॉर्मूला से। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? HO। इंपिरिकल फॉर्मूला देखें, कितने एटम है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। और कितना हो गया? 17। यानी इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कितना होगा? 17। तो 17 के डिवाइड करेंगे और 17 इंटू 2 34, तो 2n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? m.f, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या था? HO। HO इधर लिख देते हैं और n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हर एक एटम 2 के बराबर होगा, यानी एटम की तादाद कितनी होगी? 2। H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह हम इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं।
इसके अलावा एक और चीज बेटा एक्सप्लेन की गई है इसी टॉपिक के आगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और वो फाइंड करने के लिए क्या होगा कि हमने उसमें मौजूद एटम्स की तादाद देखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं जी। ये मैं रेज करने लगा हूं बेटा। इसमें अगर देखें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जी, तो आते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम किस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर है जी सल्फ्यूरिक एसिड का, S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ। अब इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर को शो करे। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हमने देखना है। इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन देख लें। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है इसमें। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन की तादाद 2। इसमें दूसरा सल्फर है, सल्फर की तादाद 1। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4। सबको मिलाकर देखते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस दोनों टॉपिक्स के दरमियान में जो बाइनरी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका है वो स्किप किया बेटा मैंने। बाकी ये दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक ही जैसे टॉपिक थे, सेम बेस के थे, तो इसलिए हमने इकट्ठे एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच।